नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बीबीसी ऑफिस पर पड़ा आईटी का छापा, आयकर विभाग की टीम ने मारा छापा। ऑफिस में मौजूद लोगों के फोन भी जब्त किए। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मुंबई के ऑफिस पर भी आईटी की छापेमारी अभी भी जारी है। तो दिल्ली और मुंबई दोनों ही जगह बीबीसी के ऑफिस पर आईटी की रेड पड़ी है। आयकर विभाग का छापा पड़ा है। दोनों ही जगह पर बीबीसी की ऑफिस पर जो है आयकर विभाग का छापा पड़ा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। ऑफिस में मौजूद सभी लोगों के फोन जब्त कर लिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से बीबीसी इंडिया के ऑफिस में छापा पड़ा है। मुंबई और दिल्ली दोनों ही जगह आईटी ने रेड मारी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, आयकर विभाग ने बीबीसी के ऑफिस पर छापा मारा है। दिल्ली और मुंबई दोनों ही जगह के ऑफिस पर आईटी विभाग ने यह छापा मारा है और दोनों ही जगह पुलिस आईटी ने जो है लोगों के फोन जब्त कर लिए गए हैं। बीबीसी के ऑफिस में जितने भी लोग थे सबके फोन जब्त कर लिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा है बीबीसी के ऑफिस पे। दिल्ली और मुंबई दोनों ही जगह बता दें कि आईटी ने रेड मारी है बीबीसी के ऑफिस पर। बड़ा छापा बीबीसी के ऑफिस पर दिल्ली। इसी खबर पे दिनकर आनंद हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं सीधे न्यूज रूम से। क्या अपडेट है इस खबर को लेकर, क्या जानकारी है? आखिर आईटी क्या ढूंढने गई है बीबीसी के ऑफिस पर दिल्ली और मुंबई दोनों जगह? जी स्वीटी, सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि अभी से थोड़ी देर पहले ही बीबीसी की दिल्ली स्थित ऑफिस पे आईटी का छापा पड़ा है। मुंबई में भी साथ साथ छापेमारी चल रही है। खबर ये भी आ रही है कि बीबीसी के जितने भी दफ्तर हैं पूरे भारत में हर जगह एक साथ छापेमारी चल रही है। इसे छापेमारी कहें या सर्वे, इस पे एक सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बीबीसी ने यह दावा किया है कि हम सर्वे कर रहे हैं। हालांकि आप एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं कि बीबीसी दफ्तर पे छापा पड़ता है, सभी कर्मचारियों के फ़ोन को सील कर लिया जाता है और उनको घर भेज दिया जाता है। बात यहाँ पे आती है कि आखिर एक आप ऑफिस पे जाके छापा कर रहे हैं, फिर आखिर आप चाहते क्या हैं? क्योंकि आप देखिए वहाँ पे जाके आप वहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं दर्ज कर सकते। वहाँ पे आप जाके कंटेंट या फिर जो डेटा है उसको रीड कर सकते हैं। वैसे भी बीबीसी पे अभी थोड़े दिनों पहले से लगातार आरोप लग रहे हैं कि ये देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। अभी बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री आई थी जिसको लेकर काफी विवाद भी छिड़ा था, जो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, उसके बाद केंद्र सरकार ने उस पर बैन लगाई थी। तो इन सभी चीजों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बीबीसी की जो ये सर्वे है या सो कॉल्ड छापेमारी जो कहें, वो कहीं ना कहीं इससे प्रेरित दिखाई दे रही है। लेकिन इस पर अभी विपक्षी पार्टी जो है सभी हमलावर हैं। कांग्रेस कह रही है कि घोषित आपातकाल है, तो वहीं टीएमसी के महुआ मोइत्रा का कहना है कि ये तो अप्रत्याशित था, पहले से ही मालूम था कि जो भी सवाल उठाएगा उसके यहाँ छापेमारी होगी। श्रुति, कुछ ही दिनों पहले दिनकर हमने देखा था किस तरीके से बीबीसी ने जो है प्रधानमंत्री के लिए जो डॉक्यूमेंट्री है वो लेके आए थे। क्या ये छापेमारी उससे रिलेटेड है? क्या डॉक्यूमेंट्री आने के बाद ही हम ये छापेमारी कुछ ही दिनों बाद की गई? आखिर ऐसा क्या हो गया कि अचानक से ये छापेमारी की गई? देखिए, सवाल तो खड़े होंगे क्योंकि अभी थोड़े दिनों पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई थी मोदी की, नरेंद्र मोदी की, जब 2002 में जब गोधरा कांड हुआ था उसको लेकर। आज एक और चीज यहाँ पे मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आज ये छापेमारी होती है और आज ही के दिन थोड़े दिन पहले ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने बीबीसी को लेकर कहा है कि बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है वो बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है, यह एक तर्कहीन पत्रकारिता का उद्देश्य है। ब्रिटिश सांसद खुद अपने ही देश के मीडिया पे सवाल खड़े कर रहे हैं। ये एक बड़ी खबर सामने बता रहे हैं अपने दर्शकों को। हालांकि बॉब ब्लैकमैन हमेशा से नरेंद्र मोदी के साथ रहते हैं, उनका हमेशा बयान नरेंद्र मोदी के समर्थन में आता है, लेकिन ये बड़ी खबर है कि देश के बाहर अगर नरेंद्र मोदी को समर्थन मिल रहा है तो देश के अंदर विपक्षी पार्टियों के लिए बुरी खबर है। अगर आप ये कह सकते हैं कि ये बदले की भावना में कार्रवाई है, तो ब्रिटिश सांसद का समर्थन इस बात पर सवाल खड़े करता है। लेकिन दूसरी चीज मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अपने दर्शकों की, कि जब कोरोना काल आया था, दैनिक भास्कर, आपको याद होगा जब गंगा में लाशें तैर रही थी, दैनिक भास्कर ने बड़े बड़े हेडलाइंस छापे थे नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ। उसके बाद दैनिक भास्कर के यहाँ भी छापेमारी हुई।
ट्विटर ने जैसे ही ब्लू टिक हटाया मोहन भागवत का, उनके अकाउंट को सस्पेंड किया, ट्विटर के ऑफिस पे भी छापेमारी हुई। मतलब आज सिलसिलेवार तरीके से एक फेहरिस्त बन चुकी है कि जो हमारे खिलाफ बोलेगा उसके यहाँ आईटी की छापेमारी हो रही है। हालांकि ये सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरकार में नहीं है, विपक्ष की भी सरकार जब भी रही थी, यानी 2014 से लेकर 2004 की बात कर लें, उस वक्त भी सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग होता था। लेकिन उसी को लेकर विपक्ष अभी काउंटर करने में कितनी सफल होती है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। श्रुति, दिल्ली और मुंबई दोनों जगह कितनी टीमें पहुंची हैं, आईटी की कितने लोग मौजूद हैं? क्या दोनों ही जगह सारे ऑफिस के लोगों को घर भेज दिया गया है? आखिर आईटी की टीम क्या ढूंढने की कोशिश कर रही है वहां पे? जहां तक आपने ये सवाल किया कि आईटी की टीम क्या ढूंढने को कह रही है, तो मैं आपको बताऊं, आईटी अभी भी कह रही है कि एक सर्वे है, हमने एक फेहरिस्त बनाया, सर्वे देखना है कि क्या डेटा चल रहा है। डेटा ढूंढने की बात है यहाँ पे बीबीसी बता रही, आईटी बता रही है। दूसरी चीज, 60 से 70 लोगों की संख्या दिल्ली बीबीसी ऑफिस पहुंची है। 60-70 लोगों की संख्या है आईटी के लोगों की, जो अभी छापेमारी कर रही है। वहीं अभी तक सरकार की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। जयराम रमेश कह रहे हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, महुआ मोइत्रा का ट्वीट आ चुका है, कांग्रेस का ट्वीट आ चुका है, एआईएमएम का ट्वीट आ चुका है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है। और सरकार जानबूझ के बयान देना भी नहीं चाहेगी। वो कहेगी आईटी एक इंडिपेंडेंट संस्था है, वो अपनी कार्रवाई कर रही है। तो जैसे कि आईटी बता रही है कि ये एक सर्वे है मामूली सा, क्या इस सर्वे के लिए पहले नोटिस या कोई लेटर या कोई मेल भेजा गया था बीबीसी को? नहीं, यही आईटी की सबसे बड़ी दिक्कत है। आईटी यहीं पे बात करती है कि आईटी की जो कार्रवाई होती है उसमें वो पहले कोई सर्वे या कोई नोटिस नहीं देती, क्योंकि अगर सर्वे या नोटिस दे दे तो जो सामने वाला जो भी आरोपी, जिसे सो कॉल्ड आरोपी कहे हैं हम, वो अपने सारी चीज़ों को सम्मिलित कर लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी धीर राजपूत है, ये अब इस खबर पर ज़्यादा जानकारी देंगे। धीर, क्या अपडेट है आपके पास? क्या लगता है आपको कि जो विपक्ष लगातार ये अभी ट्वीट करके आरोप लगा रहा है कि जो डॉक्यूमेंट्री आई थी उससे बदले की भावना में ये कार्रवाई है? जी देखिए, जिस तरीके से अभी सूत्रों के हवाले से जो हमें खबर मिल रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि आयकर विभाग ने जो छापेमारी की है, जो ये सर्वे की जो बात कही जा रही है, असल में इसमें ये इंटरनेशनल टैक्स को लेकर के ये बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल जो टैक्स है उसको लेकर के ये सर्वे किया जा रहा है। क्योंकि बीबीसी के जो है इंडिया में कई जगह दफ्तर हैं, अभी दिल्ली में भी आपने देखा है कि दिल्ली में छापा यहाँ पर पड़ा है और इसके अलावा मुंबई में भी छापा पड़ा है। तो यानी कि जहाँ बीबीसी के दफ्तर है वहाँ पर एक सर्वे चल रहा है आयकर विभाग का, और वहाँ पर ये सर्वे किया जा रहा है कि जो इनकम टैक्स का ये सर्वे है जिसमें आयकर को लेकर के कुछ गड़बड़ी है, उसको लेकर के ये जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर ये कैसे चलता है, इसमें कितना टैक्स आ रहा है। वो तमाम जो भी जानकारी इसमें निकल करके आएगी वो अब इस छापे के बाद पता चलेगा क्या होगा इसमें। लेकिन धीरे यहाँ पे एक सवाल ये खड़े होता है कि जब कोरोना काल था तो दैनिक भास्कर ने सरकार के खिलाफ छापा, उसके बाद वहाँ पे भी सेम होता है, वहाँ पे भी आता है कि टैक्स को लेकर छापेमारी हो रही है। विपक्ष की सवाल करना, क्या ये जायज़ है कि आईटी का छापा एक बदले की भावना को लेकर है? क्योंकि दैनिक भास्कर को देखो, आपने ट्विटर मामला भी देखा होगा, ट्विटर के हरियाणा ऑफिस में भी छापेमारी हुई थी। तो क्या सरकार आईटी का दुरुपयोग कर रही है? देखिए, इसमें अगर हम ये कहें कि सरकार आईटी का दुरुपयोग कर रही है तो अभी तक देखिए अभी आपने जैसे बात की कि जो है दैनिक भास्कर के दफ्तर में छापा पड़ा, वहाँ इससे पहले भारत समाचार एक न्यूज़ चैनल है उसमें भी छापा पड़ा था। तो इस तरीके के कई जगहों पर न्यूज़ चैनलों पर भी छापे पड़े हैं, अखबारों के दफ्तरों में भी छापे पड़े हैं। उसके बाद होता क्या है, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि उसके बाद कुछ पता ही नहीं चलता कि आखिर उसमें क्या निकला। क्योंकि हालांकि इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब भी कहीं छापा मारता है तो वो उसकी सूचना किसी को नहीं होती है, और वो किस बेस पर छापा पड़ रहा है ये केवल विभाग को ही पता होता है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि उन्होंने गलत किया है या ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये उसका काम है कि अगर उसको कोई भी कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो रही है, टैक्स को लेकर कुछ गड़बड़ी है, तो वो ये कार्रवाई कर सकता है। लेकिन अगर हम इसमें ये कहें कि उन्होंने इसलिए ये किया है कि उनके खिलाफ जो है ये निकाला या ये किया, तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये कहना अभी सही नहीं होगा। धीर, ये बताइए कि जैसे बीबीसी जो ऑपरेट होती है वो लंदन से ऑपरेट होती है, तो क्या दिल्ली या मुंबई में जो छापेमारी चल रही है इसकी सूचना लंदन ऑफिस में दी गई है? क्या लंदन ऑफिस ने अभी तक कोई अपना प्रेस रिलीज सामने लाया है या फिर से लंदन के किसी अधिकारी ने कुछ जानकारी दी है? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई जानकारी नहीं आई। हालांकि यह बताया जा रहा है कि जहां जहां पर छापेमारी की है उसकी सूचना जो है लंदन हेडक्वार्टर को दे दी गई है। उनको बता दिया गया है कि इन दफ्तरों पर छापेमारी की गई है, और ये छापेमारी जो सर्वे किया जा रहा है वो सर्वे का जो बेस है, वो जो कार्रवाई हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि इंटरनेशनल कर को लेकर के, इंटरनेशनल टैक्स को लेकर के ये सर्वे किया जा रहा है कि आखिर बीबीसी से जो टैक्स पे होता है वो किस तरीके से होता है और क्या उसकी अन्य डिटेल क्या है।
लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये भी खड़े हो रहा है कि अगर आप टैक्स को लेकर आप छापेमारी कर रहे हो तो वहां काम करने वाले एक नॉर्मल सा कर्मचारी का फोन जब्त करने का क्या तात्पर्य बनता है? क्योंकि वहां पे काम करने वाले जैसे हम मीडिया कर्मी है वैसे ही वहां पे भी मीडिया कर्मी है, फोन जब्त करना ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, आईटी की जब कार्रवाई होती है, इनकम टैक्स जब अपना छापा कहीं पर भी जब पड़ता है तो वहाँ पर जितने भी कर्मचारी होते हैं उन सबको एक सीमित दायरे में उनको ले लिया जाता है, जिससे कि कोई भी जो अंदर की इंफॉर्मेशन है वो बाहर लीक ना हो सके। इसलिए ये फ़ोन जब्त किए जाते हैं, जिससे कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन आउट अगर लीक हो जाती है तो उसमें कार्रवाई करने में दिक्कत होगी आईटी को, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती हैं जो गलत हो सकती है, उसको किसी भी तरीके से बाहर निकाल दिया जाए तो वहाँ पर फिर गड़बड़ी और ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए इनको जब्त किया जाता है। और रही बात वहाँ कर्मचारियों की, देखिए जब भी कहीं किसी भी संस्था पर अगर छापा पड़ता है तो वहाँ के कर्मचारियों के सभी लोगों के मोबाइल जब्त होते हैं, सूचना को गोपनीयता बनाए रखने के लिए, गोपनीयता के लिए। चलिए धीर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी धीर राजपूत थे जिन्होंने बताया कि गोपनीयता को लेकर फोन जब्त किए गए और इंटरनेशनल टैक्स को लेकर ये छापेमारी या सर्वे चल रही है। स्वीटी, दिनकर, क्या लगता है कब तक ये छापेमारी चलती रहेगी और सुबह कितने बजे छापेमारी शुरू हुई थी? अभी लगभग 12:30 से लेकर 12:50 के बीच में छापेमारी हुई है और एक ही साथ दोनों दफ्तर यानी कि दिल्ली और मुंबई दफ्तर में छापेमारी हुई है। हालांकि ये बताना अभी पॉसिबल नहीं है कि ये छापेमारी कब तक चलेगी और इसमें अब तक क्या कुछ हासिल हुआ है आईटी को, ये अभी जानकारी नहीं है। श्रुति, जब ये छापेमारी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं, देखते रहिए इंडिया वॉइस। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की हत्या की साजिश का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। मंत्री पर हमले की धमकी का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वायरल वीडियो में 3-4 युवक एक कमरे में बैठा हुआ दिख रहा है, जिसमें से एक युवक महाशिवरात्रि के दिन निकलने वाले शिव बारात के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय को गोली मारने की बात कह रहा है। साथ ही ये वीडियो ये भी कहता है और ये भी कहते हुए सुनाई पड़ता है उस शख्स से कि उसे पिछले 3 साल से शिवरात्रि से पहले सपना आता है कि वो नित्यानंद राय को मार दिया है। फिलहाल पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि किस मकसद से ये वीडियो बनाकर वायरल किया गया है। यूपी के बलिया में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज के दौरान, यूपी के बलिया की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पे सामुदायिक केंद्र पर इलाज के दौरान जो है एक सनसनी मच गई। यूपी में बलिया की खबर है ये, जहां पे फार्मास्यूटिक से मारपीट का आरोप लगा है। आपको बता रहे हैं यूपी की बलिया की खबर है ये। मुकदमा दर्ज करने के लिए धरना प्रदर्शन किया गया है। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। जहां रहे हैं हम, परिजनों ने जमकर बवाल काटा है। बलिया की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। यूपी के बलिया में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई, जिसको लेकर परिजनों ने जमकर बवाल किया। यह मामला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांसडीह का है। स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक का कहना है कि इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई, जिसको लेकर परिजनों ने हंगामा कर दिया। हमारे साथ भी गाली गलौज और मारपीट पर उतारू हो गए। हम किसी तरीके से वहां से भाग निकले, लेकिन हमारा फार्मासिस्ट पकड़ा गया, जिसे गुस्साए परिजनों ने मारा पीटा। हमारे तहरीर देने के बावजूद थाने की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। इसी खबर पर करुणेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या है पूरा मामला करुणेश, किस तरीके से मारपीट की गई, पूरा सिलसिलेवार तरीके से बताइए हमारे दर्शकों को। जी मैं बिल्कुल बता दूं आपको कि
यह बलिया के बाद CHC का मामला है, जहां पे मरीज जो है रात में लेकर के पहुंचे थे। एक मरीज की तबीयत को बहुत महिला थी जिसका तबीयत बहुत ज्यादा खराब था। वहां पे जो है डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे, लेकिन इलाज के दौरान उसकी स्थिति बिगड़ गई और बिगड़ने के बाद जो है वो वहीं पर डेथ कर गई। डेथ करने के बाद वहां पर परिजन काफी हंगामा मचा दिए और यहाँ तक कि जो वहाँ के अधीक्षक है उनसे गाली गलौज और मारपीट पे उतारू हो गए। उसके बाद जो है वो डॉक्टर अधीक्षक जो है किसी तरह से वहां से भाग गए, लेकिन वहाँ एक फार्मासिस्ट था जो उन गुस्साए परिजन के चंगुल में फंस गया और उसको परिजनों ने मारपीट दिया। मारने पीटने से उसको हल्की फुल्की चोटें भी लगी थी, जिसको लेकर के पूरा स्वास्थ्य कर्मी नाराज हो गया और तालाबंदी करके और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। और अधीक्षक का कहना है कि हमने तहरीर दिया है थाने में। तहरीर के बाद पुलिस मुकदमा नहीं दर्ज कर रही थी, तो हम लोगों ने ताला बंद करके प्रदर्शन जब शुरू किया, धरना प्रदर्शन शुरू किया, तो पुलिस वहीं थाने ने जो नामजद किया है 2 लोगों को और कुछ अन्य लोगों को नामजद किया है। क्या अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं? महिला की मौत आखिर किस तरीके से हुई, क्या बीमारी थी उसको? जी बिल्कुल, उसकी सांस की बीमारी थी और परिजन जो है वो बिल्कुल डॉक्टर के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि गलत इंजेक्शन लगाने से मरीज की मौत हुई है। और इसको लेकर के परिजन जो है पूरे बवाल खड़ा कर दिए। और बवाल में ये हुआ कि काफी वहाँ पे जो है गाली गलौज की स्थिति की नौबत आ गई और उसके बाद जो है वहाँ से अधीक्षक जो है भाग गए, लेकिन वो फार्मासिस्ट चंगुल में फंस गया। तो जब फार्मासिस्ट को गुस्साए परिजनों ने मारपीट किया। पुलिस ने क्या कोई केस दर्ज किया है? जी, पुलिस ने गंभीर धाराओं में 2 लोगों को नामजद किया है और बाकी कुछ अन्य लोगों को भी उसमें नाम नहीं दिया, लेकिन कुछ अन्य करके जो है अज्ञात करके मुकदमा दर्ज किया है। 2 लोगों को उसमें नामजद किया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। मरीज के परिजनों द्वारा हमारे फार्मासिस्ट की मारपीट किया गया था। उसमें मैंने थाने में एक तहरीर दी थी, उसके FIR दर्ज नहीं हो पा रही थी, उसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उसमें अभी FIR दर्ज की गई है। 2 नामजद रामनवमी रजक और दीपक रजक के और 2 अन्य अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। धारा 332, 353, 52, 352, 504, 506, 34, 3A और 4 की धाराओं में उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। मरीज के परिजनों द्वारा हमारे फार्मासिस्ट की मारपीट। अगली खबर कानपुर से है। लुटेरे चालक की पुलिस से हुई मुठभेड़, छात्र से लूट करने का संगीन आरोप था। तो बड़ी खबर हम आपको कानपुर से बता रहे हैं। पुलिस और लुटेरे चालक की जो है मुठभेड़ हो गई है। आपको बता दें कि कल्याणपुर के दहलन पुलिया के पास ये मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा है। हाल ही में जेल से रिहा हुआ था यह आरोपी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कल्याणपुर के दहलन पुलिया के पास ये मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा है। लुटेरे चालक की और पुलिस की मुठभेड़ हुई थी, जिसके बाद से आरोपी को पुलिस ने धर दबोच लिया है। हाल ही में जेल से आरोपी रिहा हुआ था। तो बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं कानपुर से, जहां पुलिस और लुटेरे चालक की मुठभेड़ हुई है, जहां पे पुलिस ने आरोपी को धर दबोच लिया है। छात्र से लूटपाट करने का संगीन आरोप इसके ऊपर था। ये मुठभेड़ जो है कानपुर में हुई है। कानपुर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कल्याणपुर के दलहन पुलिया के पास ये मुठभेड़ हुई है। लुटेरे चालक की और पुलिस की ये मुठभेड़ हुई है। कानपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुठभेड़ के बाद से पुलिस ने आरोपी को दबोचा है। बड़ी खबर, हाल ही में जेल से रिहा हुआ था ये आरोपी। बड़ी जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं कि हाल ही में जेल से रिहा हुआ था आरोपी। लुटेरे चालक और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई है। छात्र के साथ लूटपाट करने का संगीन आरोप था। इसी खबर पे मोहम्मद असलम हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मोहम्मद, क्या है पूरी खबर और छात्र से लूटपाट किस तरीके से हुई, फिर उसके बाद मुठभेड़? जी देखिए, जो पूरा मामला है वो 11 फरवरी का है और कल्याणपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस के अनुसार ये लड़की एग्जाम देने गई थी। इसी दौरान इसको वहां पर कहीं रूम चाहिए था, कहीं और से लड़की आई थी एग्जाम देने के लिए। जिसके बाद ये रिक्शा चालक रहता है जो टेम्पो ऑटो चलाता है, उसकी बातों में आकर जब वहां पर लड़की के साथ में उसके जब जाती है तो वहां पर उसके साथ जो रिक्शा चालक होता है वो लूटपाट करता है। और उसके बाद बताया ये भी जा रहा है कि उसके साथ रेप भी जैसी घटना को भी
अंजाम देता है। इसके बाद इस पूरे मामले पर पुलिस लगातार जो सीसीटीवी फुटेज है आसपास लगे हुए उनके जरिए जो है आरोपी तक जो है कल पहुंच जाती है। हालांकि जब पुलिस वहां पर दबिश देती है तो आरोपी ने बचने के लिए पुलिस पर एक फायर झोंका है और इसी दौरान पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उसकी जब टांग में गोली मारी है और उसके बाद उसको मेडिकल के लिए भेजा है। पुलिस के अनुसार ये जो आरोपी है वो आदतन अपराधी है और बीते कई सालों से लगातार ये जेल में था और इस पर रेप का आरोप में पहले भी जेल जा चुका है। तो ऐसे में पुलिस अब फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जो आरोपी है उसको जेल भेज रही है और उसके बाद उसको जो मुकदमे हैं वो रेप का और इसके अलावा लूटपाट जैसे जो गंभीर धाराएं हैं उस पूरे मामले में पुलिस ने जो है मामला भी दर्ज किया है। जी, क्या पुलिस को पहले से जानकारी मिली थी कि ये वहां पे पहुंचने वाला है जिसके बाद से ये मुठभेड़ हुई? जी, ये बताया जा रहा है कि मंगल नाम का जो आरोपी है ये रावतपुर का रहने वाला था और वहां पर मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी पुलिस को कि मंगल जो है टेढ़ी पुलिया के पास कहीं जाने की फिराक में था, शहर छोड़ने की फिराक में था। जिसके बाद जो वहां पर जो एडीसीपी की जो टीम है विजय ढोल की वहां पर पहुंची है और जब उसको उस पर शिकंजा करने का प्रयास किया है तो इसी दौरान जो आरोपी है उसने पुलिस पर फायर झोंक दिया है। तो ऐसे में जो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जो आरोपी मंगल था उसको उसके ऊपर गोली चलाई है और उसकी टांग में लगी है, जिसके बाद पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया है। जी असलम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। फरवरी को पुलिस को एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी जिसमें एक युवती के द्वारा आरोप लगाया गया था कि वह अपने घर से कल्याणपुर एक एग्ज़ाम देने के लिए आई थी और एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसको कमरा दिलाने के बहाने से सुनसान स्थान पर ले जाकर उसके साथ लूटपाट की गई। इस सूचना पर तत्काल पुलिस के द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके घटना के अनावरण हेतु और अज्ञात व्यक्ति के पहचान करके उसकी गिरफ्तारी हेतु सार्थक प्रयास किए गए। कालांतर में पीड़ित युवती के द्वारा अपने बयान में बताया गया कि लूट के साथ साथ उसके साथ उस अज्ञात व्यक्ति ने दुष्कर्म का भी अपराध किया है। इसमें विवेचना में सुसंगत धाराओं की वृद्धि की गई और उस व्यक्ति के जो एक्यूज था उसके आइडेंटिफिकेशन हेतु घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी फुटेज में हमें कुछ लाभप्रद फुटेज प्राप्त हुई जिसमें युवती के द्वारा उस व्यक्ति को पहचाना गया और हमारे मुखबिरों की सहायता से उस व्यक्ति को हमारे द्वारा पॉजिटिवली आइडेंटिफाई किया गया जिसका नाम मंगल और वह रावतपुर क्षेत्र का रहने वाला है। मंगल एक सजा याफ्ता अपराधी है और पूर्व में रेप के अपराध में 10 साल की सज़ा भी काट चुका है। आज तड़के पुलिस को मुखबिर से ये सूचना मिली कि मंगल दलहन क्रॉसिंग के पीछे नहर बम्बा के पास मौजूद है और वहाँ पर कहीं से भागने की फिराक में लग रहा है। इसके सूचना पर पुलिस के द्वारा तत्काल एक्शन में आकर उसको इंटरसेप्ट किया गया। अपने आप को गिरता देख मंगल के द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में मंगल के पैर में गोली लगी और उसको तत्काल हॉस्पिटल में इलाज हेतु भेजा गया। दिनांक 11 फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।